नमस्कार बच्चों। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। उसमें आगे के पार्ट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है धात्विक प्रकृति। तो संक्रमण तत्व देखो, हम सब जानते हैं कि धात्विक प्रकृति के होते हैं। धातुएं होती है, आयरन अपने आप में एक धातु है, लोहा है, ये सब देखी हुई धातु है। सबसे कॉपर एक धातु है, ये घरों में अक्सर मिल जाया करती है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि सभी संक्रमण तत्व कठोर, आघात वर्धनीय और तन्य तथा उच्च गलनांक क्वथनांक वाले विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। देखो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। कैसी होंगी धातुएं? कठोर होंगी, आघात वर्धनीय मतलब इससे इस पर चोट पड़ती है तो ये प्रसारित होती है। तन्य होती है, गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। और विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होती है। उपयुक्त सभी गुण धातुओं के गुण हैं, अतः समस्त संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। सभी संक्रमण तत्व कैसी प्रकृति के होंगे? धात्विक प्रकृति के। तथा ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम आगे समझते हैं। सामान्यतः इसमें 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती है, जो कि सॉलिड स्टेट में हम इसे डीपली पढ़ते हैं। फर्स्ट संरचना कौन सी है? काय केंद्रित घनीय संरचना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। दूसरी फलक केंद्रित घनीय संरचना और तीसरी है षटकोणीय निम्बिड संकुलित संरचना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि संकुलन क्षमता की हम बात कर रहे हैं धात्विक प्रकृति में। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होती है, उसकी संकुलन क्षमता होती है हमारी 68%। एफसीसी की संकुलन क्षमता होती है 74% और षटकोणीय निम्बिड संकुलित संरचना की संकुलन क्षमता होती है कितनी? 74%। ठीक है, यहाँ पर हमें बेसिकली यही चीज़ याद रखनी है। अगर हम परमाणुओं की बात करें तो बीसीसी में कितने परमाणु होंगे फाइनली? अगर एक उसमें जालक में देखेंगे तो 2 परमाणु। एफसीसी में कितने रहेंगे? 4 परमाणु। और एचसीपी में 6 परमाणु रहते हैं। ये सब इसका डीपली पढ़ना चाहेंगे तो ये हमें सॉलिड स्टेट से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हमारे जो जितने से जरूरत का पार्ट है उतना सा उठा लेते हैं। बाकी इसका जैसे समन्वय संख्या देखेंगे तो बीसीसी की समन्वय संख्या होती है 8, एफसीसी की होती है 12 और एचसीपी की होती है 12। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है? मैग्नीज एक अपवाद है, इसे देखते हैं, जिसमें स्थायी D5 विन्यास के कारण विशेष संकुलित क्रिस्टल व्यवस्था होती है। मैग्नीज की व्यवस्था इन तीनों से अलग होती है। जो संकुलित व्यवस्था होती है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर होती है उसके लिए। चलो आगे समझते हैं फिर इसके पार्ट को। इन सब धातुओं की क्रिस्टल संरचना में धात्विक बंध के साथ साथ डीडी अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध भी बनते हैं। देखो, धात्विक बंध तो होते ही है, अब डीडी अतिव्यापन द्वारा कौन से बंध बनते हैं? सहसंयोजक बंध। इस प्रकार संक्रमण धातुओं में क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु की तुलना में परमाणु क्या होते हैं? परस्पर प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। वे क्यों बंध रहे हैं आकर्षण बल से अलग से? क्योंकि यहाँ पर डीडी अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध भी बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप इन धातुओं की कठोरता बढ़ जाती है, जिससे इनके गलनांक एवं क्वथनांक के मान उच्च हो जाते हैं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, इसे हम समझते। यहाँ पर जैसे धात्विक बंध होंगे तो क्या होगा? कोई भी 2 धातुएं होंगी, उनमें डी कक्षक होते हैं। ये धातु है, इसमें भी इसके डी कक्षक होंगे। अब ये डी कक्षक क्या कर रहे हैं? आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं, और इसके ये डी कक्षक अतिव्यापन कर रहे हैं इन बंध। तो ये कौन से बंध बना रहे हैं? अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध बना रहे हैं। इस धात्विक बंध के अलावा इनके पास कौन सा बंध उपस्थित हो गया? सहसंयोजक बंध उपस्थित हो गया। तो ये क्या करेंगे? ये जो हमारी क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं हैं, जो फर्स्ट और सेकंड के तत्व हैं, उनकी तुलना में क्या होगी? अधिक प्रबल बंध बनाएंगे तो क्या होगी? अधिक कठोर होगी। इनके कठोर होगी तो क्या होगा? गलनांक और क्वथनांक इनके उच्च होते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? हमने यहाँ पर एक बार काम की चीज़ें उसे दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इनमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं, बीसीसी संरचना होती है, एफसीसी होती है और एचसीपी होती है, जिनकी संकुलन क्षमता क्रमशः 68%, 74% एंड 74% होती है। चलो इसके आगे का पार्ट देख। अब आगे देखते हैं कि परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे इसमें धात्विक बंध की सामर्थ्य बढ़ती जाती है। क्या होगा? जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, वैसे वैसे धात्विक बंध मजबूत होता जाएगा।
अतः स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक कठोरता बढ़ती है तथा क्रोमियम से जिंक तक वापस घटती है। अब ये क्यों घट रही है, क्यों बढ़ रही है, इसको हम समझते हैं। देखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ध्यान से पढ़े हैं पहले भी, जिसने नहीं पढ़े मैं दोबारा देख लेते हैं। जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है 21। इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d1 4s2, यही होता है। यहाँ पे कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है 4s2 और डी में 1। कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 है। लेकिन जो नेक्स्ट तत्व आता है टाइटेनियम, उसमें कितने तत्व होंगे, मतलब कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे 2। उसके बाद नेक्स्ट में 3 4 और 5, 4 हो रहे थे यहाँ पर। लेकिन जैसे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक ये होता है 24, उसमें 4 थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया और यहाँ पर आ जाता है। कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर 4 5 और एक यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक कठोरता बढ़ती है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अब क्रोमियम के बाद जिंक तक जाने पर क्या होगा, यहाँ पे क्रोमियम के पास कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन 6 है। लेकिन जैसे मैग्नीज में जाएंगे तो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन जाएंगे 5, आयरन में 4, ये हो जाएंगे ना भाई। जैसे आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d6 4s2 बाह्यतम का। डी के इलेक्ट्रॉनों को कैसे बढ़ते हैं, ये 4s में 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए ना। तो अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे हमारे पास में, 4 ही तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे भाई हमारे पास में। तो 4 के हिसाब से यहाँ पे मैग्नीज में कितने थे 5, यहाँ पे 4, क्रोमियम में कितने थे 6, क्रोमियम में 6 थे, फिर 5 थे, फिर 4 हो गए। तो इस तरह से हमारा क्रम घटता जा रहा है ना। तो जैसे जैसे हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी, वैसे वैसे धात्विक कठोरता में भी कमी आती जाएगी, जो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, क्रोमियम से जिंक तक वापस घटती है। चलो बच्चों, आज हमारी क्लास इतनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।